नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं और इन दोनों मोर्चों पर लड़ाई से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने तीसरा मोर्चा खोल दिया है। तो दो मोर्चे हैं। एक पहला तो है तेलंगाना बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। 2014 में जब सरकार बनी थी केसीआर की, तब प्रदेश पर जो कुल कर्ज था वो 72,000 करोड़ था। आज 2022 में ये कर्ज 3,12,000 करोड़ का हो गया है और एफआरबीएम की जो सीमा है, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बजट मैनेजमेंट की, जिसके तहत राज्यों को कर्ज लेने की सीमा तय की जाती है कि इतना कर्ज ले सकते हैं, उस सीमा के पास पहुंच चुका है तेलंगाना। यानी अब उसके कर्ज ले सकने की गुंजाइश खत्म हो गई। दूसरा, केंद्र से जो ग्रांट इन एड मिलती थी, तेलंगाना का कहना है कि 41,000 करोड़ मिलना चाहिए, केंद्र ने 10,000 करोड़ दिया है। तो ऐसे में तेलंगाना के सामने बहुत भारी आर्थिक संकट मुँह बाए खड़ा है और इसका कोई हल, कोई जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं है। उनकी जो योजनाएं हैं अलग अलग, जो जिनको आजकल जो है नई एक शब्दावली आई है जो प्रधानमंत्री ने ईजाद की है, रेवड़ी कल्चर, उसके तहत जो योजनाएं हैं उनका आर्थिक बोझ और बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, उनके सामने राजनीतिक संकट है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसार रही है तेलंगाना में बहुत तेज़ी से, उससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। एक तो अब अगला चुनाव जब 2023 में होगा तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की हो जाएगी, तो अलोकप्रिय हो रहे हैं, नाराज़गी लोगों की बढ़ रही है, जो उम्मीदें थी, जिनकी उम्मीदें टूटी हैं, वो नाराज़ हो रहे हैं और जिस तरह से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, उनके लिए नई योजनाओं की घोषणा करना लगभग असंभव हो गया है। तो अब वो इसलिए किस तरह से ध्यान बटाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आगे बताता हूँ, लेकिन उनका जो राजनीतिक संकट है वो इतने तक रुकने वाला नहीं है। वो दो उपचुनाव जो है, विधानसभा चुनाव के बाद 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और 2 विधानसभा चुनाव हार जाना, उपचुनाव हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी दल के साथ हो सकता है, लेकिन ये दोनों उपचुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट थे, इसलिए उनके हारने का ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब एक तीसरा उपचुनाव सामने है और ये उपचुनाव है मुनुगोडे विधानसभा सीट है, जहाँ से कांग्रेस के विधायक राजगोपाल रेड्डी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हालांकि ये सीट है नहीं टीआरएस की, लेकिन इसके बावजूद अगर ये सीट बीजेपी जीतने में कामयाब होती है, और इसका पूरा प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी पिछले महीने ही गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में थे, बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री बनने से पहले 2014 में राज्य बन गया था, तब केसीआर ने ये वादा किया था तेलंगाना के लोगों से कि अगर अलग राज्य बनेगा तो उसका मुख्यमंत्री कोई दलित होगा। उन्होंने कहा उस वादे का क्या हुआ। उसके अलावा उन्होंने जो दलितों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की थी, 10,000 रुपये महीने देने की हर परिवार को, उसका क्या हुआ। इस तरह के तमाम मुद्दे बीजेपी उठा रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी अगस्त में तेलंगाना में थे। उन्होंने कहा कि केसीआर नए निजाम हैं। हैदराबाद के निजाम से उनकी तुलना करते हुए कहा जिस तरह से निजाम ने लोगों के बोलने पर, स्कूल खोलने पर, बाकी गतिविधियों पर रोक लगाई थी, उसी तरह से वो कर रहे हैं। संदर्भ उसका ये था कि तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो यात्रा चल रही है उस पर रोक लगा दी थी केसीआर और उनकी सरकार ने। आखिर में पार्टी को हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट से परमिशन लेकर फिर बांदी संजय कुमार की यात्रा शुरू हुई। तो लड़ाई तेलंगाना में बड़ी संघर्षपूर्ण हो गई है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के सामने सवाल है, करें क्या। तो मुख्यमंत्री जो है ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी एकता, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। अभी हाल ही में बिहार की यात्रा पर गए थे।
और आपने देखा कि बिहार की यात्रा में क्या हुआ। नीतीश कुमार ने जिस तरह का उनके साथ व्यवहार किया, जिस तरह का रवैया नीतीश कुमार का था, वो उनका सम्मान कम अपमान ज़्यादा था। तो वहाँ लौट कर आए हैं, तब से अब कहीं जाने की बात तो नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं आए। अब उन्होंने घोषणा की है, ये मानकर कि वो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा सरकार बनी तो पूरे देश में किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। अभी अपने प्रदेश में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। प्रदेश के किसानों के लिए, उनके जो खासतौर से जो धान की खेती करते हैं, उनके लिए तो कुछ कर नहीं पाए। उसकी समस्या उन्होंने केंद्र सरकार के सर पर उसका ठीकरा फोड़ा, लेकिन अब पूरे देश की बात करने लगे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड चला है कई नेताओं में कि वो अपने प्रदेश की समस्या को छोड़कर देश की बात करने लगते हैं। नीतीश कुमार सबसे ताज़ा उदाहरण है। बिहार में क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं, पीएफआई कैसे पांव पसार रही है बिहार में इसकी कोई चिंता नहीं, कानून व्यवस्था गिरती जा रही है इसकी चिंता नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब है बिहार में उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन विपक्षी एकता करा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना है तो भाई ठीक है, महत्वाकांक्षा होने में क्या बुराई है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ होगा जब आपका घर ठीक रहेगा। जो जिम्मेदारी जो जनादेश लोगों ने दिया है, अगर उसका सम्मान होगा, अगर उस पर आप खरे उतरेंगे। लेकिन तेलंगाना में मामला इतना ही नहीं है, एक नया फैक्टर जुड़ा है और ये आश्चर्यजनक फैक्टर है, बड़ा रहस्यमय फैक्टर है, जिसका नाम है के.ए. पॉल। पूरा नाम है किल्लारी आनंद पॉल। अब ये सज्जन बड़े रहस्यमयी है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है इनके पास। अलग तेलंगाना राज्य का जो आंदोलन चला उसमें केसीआर और उनकी पार्टी को बड़े पैमाने पर इन्होंने फंडिंग की थी। अब केसीआर से खटक गई है। इनके पास अपना 737 बोइंग विमान है, पर्सनल जेट है उनके पास। उसके अलावा उनके पास उनकी खूबी क्या है? उनकी खूबी है कि ये इवेंजलिस्ट रहे हैं और उससे फिर पॉलिटिशियन बने हैं। तो पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश से अपनी पार्टी बनाई, प्रजा शांति पार्टी। उससे उम्मीदवार खड़े किए उसके टिकट पर, लेकिन कोई उनको कामयाबी मिली नहीं। लेकिन इतना है कि उनका प्रभाव तेलंगाना और आंध्र के ईसाई बहुल इलाकों में है। तो ईसाई समुदाय से हैं, तो ईसाइयों पर उनका प्रभाव है। अब बीजेपी को लग रहा है कि अगर उसको तेलंगाना, आंध्र, और आंध्र में समझिए कि बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। ईसाई बनने वालों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ईसाई धर्म लोग अपनाएं, इसके लिए पूरी जगन मोहन रेड्डी की सरकार लगी हुई है। जो डीएम हैं अलग अलग ज़िलों के, उनको जो है इस बात के निर्देश हैं कि इसको फैसिलिटेट किया जाए, इसमें मदद की जाए। उसके अलावा पार्टी को चिंता है केरल में, गोवा में और दूसरे कई राज्यों में जहां ईसाई मतदाताओं का प्रभाव अच्छा खासा है। तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि अगर कोई ब्रेक थ्रू केरल में होना है तो उसका जरिया एक ही है कि हिंदू ईसाई एकता हो। अब वहाँ लव जिहाद के मुद्दे पर हिंदू और ईसाई दोनों एक हैं। लव जिहाद की सबसे पहली शिकायत ईसाई समुदाय की ओर से हुई, उसी के बाद जांच शुरू हुई, उसी के बाद मामला हाई कोर्ट में गया। तो इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा केरल में अगर लव जिहाद से कोई परेशान है तो वो ईसाई समुदाय है। तो बीजेपी को लगता है कि ईसाई समुदाय के बीच में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए के पॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उनको कोई कामयाबी मिलेगी कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन बीजेपी की कोशिश हो रही। इस कोशिश में वो बीजेपी के कई नेताओं से के पॉल मिल चुके हैं, उनको सपना दिखा रहे हैं कि ईसाई जो मत है वो बीजेपी की ओर मोड़ने में वो कामयाब होंगे। तो आंध्र प्रदेश में तो वो नहीं कर पाएंगे, कोई सवाल ही नहीं है जगन मोहन रेड्डी के रहते हुए। लेकिन तेलंगाना में क्या ऐसा हो सकता है पता नहीं। लेकिन बीजेपी तेलंगाना में हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी तरह से 2023 में वो सत्ता हासिल कर ले या सत्ता के करीब पहुंच जाए। और इसकी वजह से केसीआर की परेशानी और बढ़ती जा रही है। उनकी मुश्किल ये है कि बाकी बाहर से उनको कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है। जो राजनीतिक समर्थन की वो राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीद करते थे, अपने सारे दौरों के बाद जो विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद कोई समर्थन नहीं मिल रहा है।
कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी नेता बड़ा जो है, राष्ट्रीय नेता विपक्ष का, उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। तो उनको अपनी लड़ाई तेलंगाना में अकेले ही लड़नी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुड़ी है और उसने एक नया जो है अपने संगठन में आयाम जोड़ा है, कार्यक्रम में एक नया कार्यक्रम शुरू किया है अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, भौगोलिक और सामाजिक। तो सामाजिक विस्तार के लिए ये प्रयोग शुरू हुआ है तेलंगाना से ही। तेलंगाना से ही पिछले महीने से, जुलाई से ही शुरू हो गया था कि तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेता कम से कम 2 या 3 रात बिताएंगे एक विधानसभा क्षेत्र में। और ये सिलसिला कोई एक दिन या 1 महीने 2 महीने का नहीं, पूरे लगभग 18-19 महीने, जब तक लोकसभा चुनाव शुरू नहीं हो जाते तब तक चलेगा। और इसका असर दिखाई देने लगा है। वहाँ जाकर इन नेताओं को वहाँ रुकना है, स्थानीय लोगों से मिलना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, संगठन के लोगों से मिलना है, संघ के जो अनुषांगिक संगठन हैं उनके लोगों से मिलना है, फीडबैक लेना है, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करना है, उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसको कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है, और प्रदेश सरकार की जो कमियां हैं उनके बारे में फीडबैक देना संगठन को। तो अभी एक बैठक और हुई है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कोर ग्रुप कहें या बड़े ग्रुप की हुई है, जिसमें 144 ऐसी लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई जो पिछले चुनाव में बीजेपी हार गई थी, उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। इसमें तेलंगाना की भी सीटें हैं, उनकी भी चर्चा हुई। तो इन सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है कि वो इन पर विशेष ध्यान दें, उनकी जिम्मेदारी है संगठन की भी, केवल मंत्री बन जाने से काम नहीं चलेगा। तो तेलंगाना पर जो फोकस है बीजेपी का, जिस तरह से प्रधानमंत्री 2-3 बार जा चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जा रहे हैं, दूसरे केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, वो सब मिलाकर केसीआर की नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। तो उनकी रातों की नींद हराम है, लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक रूप से मुकाबला तो वो शायद कर लें, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर क्या करेंगे? वित्तीय मोर्चे पर उनके लिए संकट गहराता जा रहा है और अभी चुनाव में कम से कम 1 साल का समय है। तो 1 साल तक राज्य की अर्थव्यवस्था को अगर उन्होंने पटरी पर लाने की गंभीर कोशिश नहीं की और उसमें कामयाबी होती नहीं दिखी, तो उनके लिए आगे आने वाला समय बड़ा मुश्किल का समय होने वाला है। ऐसे में वो किस तरह से इस स्थिति से निपटेंगे, जबकि उनकी मदद के लिए कोई कहीं से नहीं आने वाला है। तो बीजेपी से उन्होंने रार मोल ली, झगड़ा लिया, प्रतिद्वंद्विता की, इस उम्मीद में कि बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन बीजेपी रुकती हुई दिख नहीं रही है और केंद्र से अच्छे संबंध होने का जो फ़ायदा मिलता था जब तक दोस्ती थी, वो फ़ायदा भी ख़त्म हो गया। तो दोनों तरफ से न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, वो हालत केसीआर की हो रही है। और आने वाले दिनों में इसमें कोई किसी सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए, और चमत्कार यूँ होते नहीं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।